करें, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो वो स्टॉक की बात है। मतलब 1 बजे दिन में आपके पानी के टंकी में कितना पानी है 1 बजे दिन में, दिस इज ए पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड स्टॉक। एवरेज पूरे दिन में कितना पानी रहता है, 1 बजे दिन में हो सकता है 500 लीटर ही पानी हो, लेकिन एवरेज 600 लीटर होता है, 600 लीटर होता है। तो आप जरा देखो ये जो 500 लीटर है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे है। तो स्टॉक वेरिएबल, एक बार मैं रीड करता हूँ क्या लिखा हुआ है, refers to that variable which is measured at a particular point of time। अभी आपके पॉकेट में कितना पैसा है, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टॉक। एवरेज पॉकेट में पर्स में क्या पैसा होता है, दिस इज कॉल्ड फ्लो। तो एक पर्टिकुलर मूवमेंट में आपका कम भी हो सकता है। पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात हो तो वो स्टॉक होता है, लेकिन ये जो मेजर करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर मंथ में आप क्या कमाई किए, दिस इज, लेकिन आप एवरेज साल भर में क्या कमाई करते हैं, तो दैट इज फ्लो। तो यहाँ पर बोल रहा है इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, टाइम डायमेंशन एक पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है, लेकिन इट हैज टाइम डायमेंशन और ये मेजर्ड होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दोनों में एक ही बात। ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, स्टैटिक कंसेप्ट का मतलब और डायनेमिक कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, जो चेंज नहीं हो, दैट इज स्टैटिक। एक पर्टिकुलर टाइम में जो वेरिएबल्स आ रहा है दैट इज आंसर। तो जो चेंजेबल नहीं हो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक कंसेप्ट। और डायनेमिक का मतलब जो चेंजेबल हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कभी बढ़ जाना कभी घट जाना, दैट्स व्हाई इट इज अ डायनेमिक कंसेप्ट। जैसे देखिए आप, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 31/3/2016 को, एक पर्टिकुलर डेट को बोल रहा है पॉपुलेशन इंडिया का क्या है, दिस इज व्हाट स्टॉक। एक पर्टिकुलर डेट को पूछ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग 2016, ये पूरा 2016 का डाटा है। तो आप ये पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। तो ये कुछ एग्जांपल है ना, टोटल नंबर ऑफ कार्स इन दिल्ली, कार मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग 2016। तो ये जो है किसी स्टॉक एंड फ्लो को बताता है। तो ये सम एग्जांपल्स आर गिवन ऑफ स्टॉक एंड फ्लो, प्लीज कॉपी इट प्रॉपर्ली। ये एक स्टैटिक कंसेप्ट है, ये डायनेमिक कंसेप्ट है। तो इज अ डायनेमिक कंसेप्ट एंड स्टॉक इज स्टैटिक कंसेप्ट। इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है स्टॉक में, ये पॉइंट ऑफ टाइम पर हम मेजर करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। लेकिन फ्लो जो होता है वो मेजर होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर मूवमेंट में एक टाइम पर कितना आपका वेरिएबल्स आ रहा है दैट इज स्टॉक, और एवरेज वेरिएबल कितनी है पूरे दिन के अंदर, दिस इज फ्लो। दिस इज फ्लो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप कोई मेजर करते हो तो वो फ्लो होता है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हो तो वो स्टॉक होता है। लाइक 16 मार्च को आपके गोडाउन में कितना स्टॉक है, दिस इज स्टॉक। एवरेज आपके गोडाउन में कितना सामान रहता है, आइडेंटिफाई करना है वो स्टॉक है या फ्लो। अगर आपको पीरियड ऑफ टाइम दिख जाएगा तो आप इट इज ए फ्लो, डायनेमिक हो जाएगा। और अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बोल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बोला 16 मार्च को, तो वो क्या हो गया, 31 मार्च को आपके गोडाउन में कितने का सामान, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, जैसे और स्टॉक। और एवरेज आपके मार्च महीने में कितना गोडाउन में सामान रहता है, दिस इज फ्लो। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तो वो फ्लो होगा। और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में अगर दिन की बात करो तो एवरेज पूरे दिन में हमारे पास कितना पानी रहता है टंकी में, दिस इज फ्लो। और 1 बजे दिन में कितना है, तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तो वो स्टॉक की होगी। और एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो जिसमें टाइम डायमेंशन हो तो आप वहां पर उसको फ्लो कंसेप्ट। फ्लो इज व्हाट, दैट इज डायनेमिक, वेरिएबल होता है तो उसका एवरेज हम निकालते हैं। लेकिन स्टॉक क्या होता है, एक पर्टिकुलर मूवमेंट में जो फाइनल होता है वेरिएबल वही आता है। मनी सप्लाई मतलब ऐसे क्या, मनी सप्लाई आप मनी में पढ़ेंगे कि किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में अवेलेबल मनी, यूजेबल मनी इन द मार्केट, M1 से उसको हम बोलेंगे कितना अवेलेबल मनी है मार्केट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, यूजेबल मनी कितना है, दैट इज स्टॉक, जिसको आप M1 से डिनोट करते हैं, C प्लस क्या था वो, OD प्लस DD। तो मनी सप्लाई जो है दैट इज स्टॉक।
प्रॉपर, एक में टाइम डायमेंशन है, एक में टाइम डायमेंशन नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखते हो आप। चले आगे। देखो, अगला जो पॉइंट है ये आप कॉमर्स वाले आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कॉमर्स में जो स्थिति है उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। मेरे हिसाब से आप सबको पता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में अंतर का कारण होता है क्या? डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है, राइट? यहाँ पर देखिए, इन्वेस्टमेंट कैपिटल इज डिफाइंड एडिशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल एसेट such as construction of new factory machinery and addition of new inventories. In economics, investment is taken as real investment, but not as a financial investment. Purchase of existing paper securities, bond, debenture, or second-hand asset is not considered as investment. As investment, real investment implies a creation of new capital investment. यहाँ पे इस लाइन को आप देख लो कि purchase of existing paper securities, bond, debenture, or second-hand assets are not considered as investment. Please write on it. Investment is taken as point. Investment is taken as किस कौन से इन्वेस्टमेंट को लेते हैं? रियल इन्वेस्टमेंट को लेते हैं। बस उतना ही लिखना, जो अंडरलाइन किया है उसी को आप लिखना। रियल इन्वेस्टमेंट को लेते हैं, रियल इन्वेस्टमेंट को लेते हैं, और ये सब रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। Bond, debenture, second-hand assets are not considered as investment. तो रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जो क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेज प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। नया एसेट जो आप खरीदते हैं उसी को इन्वेस्टमेंट में हम लोग लेंगे। इन्वेस्टमेंट में हम लोग बॉन्ड, डिबेंचर, सेकंड हैंड एसेट को नहीं लेंगे। इन्वेस्टमेंट में इसको नहीं लेंगे, रियल इन्वेस्टमेंट को लेंगे। व्हाट इज रियल इन्वेस्टमेंट? जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करे, एज वेल एज न्यू कैपिटल एसेट जो होगा, दैट इज रियल इन्वेस्टमेंट। सेकंड हैंड एसेट को अगर आप परचेज और सेल करते हैं तो उसको आप इन्वेस्टमेंट में लेंगे। जो नया एसेट होगा उसको आप इन्वेस्टमेंट में, ठीक है? आगे बढ़े, ये आपको अपने हिसाब से लिख लेना है। These are not investment. Securities, bonds, second-hand assets. We only consider कौन सा? Real investment. Real investment are those जो कौन होता है? Creation of new assets. That is which increase the productive capacity of the economy. उसको हम real investment बोलते हैं, ठीक है? अब देखो ये gross investment क्या होता है? To the capital stock of economy in a given period is termed as gross investment. It includes a stock investment or gross fixed capital investment. Stock investment means the stock of raw material inventories with the producer enterprises at the end of the economic period. These are essential for the continuance of the process of the production and consumption of the economy. Stock of fixed assets such as machinery, equipment, building, transport equipment is known as gross fixed capital investment. It is termed as fixed capital formation also. दो चीज को लेते हैं, यहाँ पर लिख लेना एक बार। स्टॉक इन्वेस्टमेंट मीन्स द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड इन्वेंटरी। स्टॉक इन्वेस्टमेंट मीन्स स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड इन्वेंटरी, और स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट का मतलब मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट।
इस पर प्रैक्टिकल करना होगा अपने को। तो आप यहाँ पर क्या ये टर्म को समझिएगा, स्टॉक इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आएगा मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। स्टॉक इन्वेस्टमेंट में सेमी फिनिश एंड फिनिश गुड्स। थोड़ा बहुत और थ्योरी है, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो भी हम लोग अच्छा मतलब बढ़िया। देखो ये तो आप लिख चुके हो, ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आप लिख चुके हैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल और स्टॉक इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब, अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आप देखो, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब द कैपिटल गुड्स सफर वियर एंड टियर, मतलब डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मतलब बेटर टेक्नोलॉजी आ जाने से पुराने मशीन की वैल्यू में कमी होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द एग्जिस्टिंग, ड्यूरिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, दिस इज नॉन एज डेप्रिसिएशन, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। Hence, a significant part of current output of capital goods, maintenance and replacement, all such capital goods should be deducted if we want to find the actual net addition of the capital। तो यहाँ पर देखो क्या आपको तैयार करना है, बस एक बात को आप यहाँ पे कॉपी कर लो। नेक्स्ट में आप एक बात लिख लो, कैपिटल गुड्स सफर वियर एंड टियर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, दिस इज नोन एज कैपिटल। Capital goods, when we deduct depreciation from the gross investment, we get net income। यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेट इनकम। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन ईयर एंड ईयर एंड ऑब्सोलेंस ड्यूरिंग द ईयर ऑफ कंजम्पशन। बस थोड़ा सा बात। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस depreciation or capital consumption allowances or consumption of fixed capital. Now let us understand the meaning of depreciation in somewhat greater detail। सर एक बार क्या होता है, आई थिंक आप सब जानते हो डेप्रिसिएशन को, फिर भी एक बार ओवरऑल पढ़ लेते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन के बदले क्या क्या वर्ड आपको दे सकता है,
एक बार पढ़ते हैं यहाँ पर। Fixed assets such as building, machine, equipment, etc. are important elements for every production enterprise to produce goods and services. During the process of production, the value of these assets decrease due to following two reasons. हम लोग तो बहुत सारा रीजन जानते हैं, wear and tear, obsolescence, accident और क्या था, पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल वियर एंड टियर। जब भी आप किसी सामान का इस्तेमाल करोगे तो उसकी वैल्यू में क्या होगी, कमी होगी। ये रीजन है डेफिनेशन का। 14 ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस में टेक मेनली ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। जैसे टेक्नोलॉजी बेटर आएगा तो पुराना सामान क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे आप देखो अभी जो है तो सीएनजी आ गया, डीजल के पेट्रोल से डीजल इंजन आया, डीजल से अब क्या आ गया, सीएनजी आ गया। तो एवरी डे कहीं ना कहीं हमारा जो है वो टेक्नोलॉजी बेटर होते जा रहा है। और जैसे बेटर टेक्नोलॉजी वाला सामान, जैसे आप अभी 5G या वगैरह है, तो जो 3G 2G वाला फोन था, 2G वाला फोन क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया। तो बेटर टेक्नोलॉजी आने से पुराना जो सामान होता है वो क्या होता है, आउटडेटेड हो जाता है, उसकी वैल्यू में कमी होती जाती है। चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी बहुत चेंज होता है। फैशन में आप देखेंगे बहुत ही चेंजिंग होता है। ये भी जो एक ऐसा है, ड्यू टू चेंज इन फैशन व्हेन डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी चेंजेस द मशीनरी व्हिच प्रोड्यूस दैट कमोडिटी बिकम ऑब्सोलेट। कहता है जैसे बेटर दूसरा सामान लोग डिमांड करने लगता है तो पुराने जो टेक्नोलॉजी जो मशीन था, जो पुराना सामान बनता था वो सामान ऑडिटेड हो गया, तो वो मशीन भी क्या हो जाती है, ऑडिटेड हो जाती है, और उसकी वैल्यू अचानक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये डिमांड में चेंज होने से और टेक्नोलॉजी में चेंज होने से ये ऑब्सोलेंस का एग्जाम्पल। तो आपको अगर इन शॉर्ट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और डेप्रिसिएशन इंप्लाइज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर और ऑब्सोलेंस, तो रीजन बताया आपको कि यहाँ पर वैल्यू कम होने का रीजन डेप्रिसिएशन का दो कारण है। एक तो नॉर्मल वियर एंड टियर, कोई भी चीज आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वैल्यू में क्या होगी, रिडक्शन होगी। और एक ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस ऑब्सोलेंस का मतलब टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होना। पुरानी टेक्नोलॉजी का सामान क्या हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है। एज वेल एज अगर आपका डिमांड चेंज हो गया तो पुराना मशीन जो था, जो पुराना गुड्स बनाता था, वो मशीन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ये खराब नहीं होती है, मतलब वो टेक्नोलॉजी से बाहर हो जाती है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यही बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन, ये पूरा आपको लग रहा होगा लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन का टॉपिक है। Hence, depreciation or consumption of fixed capital can be defined as the value of capital goods which have been used up or consumed the process of production. Here, one thing should always be kept in your mind that depreciation does not take into account unexpected or sudden destruction of capital assets, as can happen with accidents, natural calamities, or other extraneous circumstances. Such losses are known as capital losses. कह रहा है ये सब चीज जो होता है, कैपिटल लॉसेज और डेप्रिसिएशन में अंतर है, ये ध्यान से देखना और इसको समझना। कह रहा है कि one thing should always keep in your mind that depreciation does not take into account unexpected or sudden destruction, ठीक है, of capital estate as can happen with accident, natural calamities and other such extraneous circumstances. Such losses are known as capital loss. यानी ऑब्सोलेंस एंड वियर और टियर से जो होगा दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेड कोई भी चीज, यहाँ पर देखो नेचुरल क्लैमिटीज, एक्सीडेंट, या फिर ऐसा कोई सरकमस्टांसेस हुआ जिसके वजह से वैल्यू में कमी हुई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैपिटल लॉस बोलते हैं, उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते। यानी आपको एक डिफरेंस दिमाग में रखना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन का एग्जांपल क्या रीजन बताया, वियर एंड टियर और ऑब्सोलेंस। लेकिन अगर एक्सीडेंट की वजह से, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, या कोई एक एक्स्ट्रा ऐसा सर्कमस्टांसेस राइज हुआ जिससे किसी एसेट की वैल्यू में रिडक्शन हुई, दैट इज नॉट डेप्रिसिएशन, दैट इज कैपिटल लॉस। तो आपको यहाँ पर और थोड़ा सा ध्यान दें, तो कॉपी अच्छा बाद में आगे देखते हैं। देखिए इसको, ये क्या बोल रहा है, it is general practice with every production enterprises that they make provision for the consumption of its capital over expected lifetime. This is known as depreciation allowances or capital consumption allowances. आपको याद होगा, आप provision for depreciation करते हैं, याद है ना।
तो आप क्या करते थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब कोई एसेट है उसकी लाइफ 10 साल है और 2 लाख का एसेट है, तो एवरी ईयर में 20,000 रुपए प्रोविजन में ट्रांसफर करता था, मतलब बचा के रखता था कि 20-20 हजार करके अगर 10 साल बचाएंगे तो एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट वी हैव एक्यूमुलेटेड 2 लाख, जिससे हम दोबारा से मशीन को रिप्लेस करें। तो इट मे बी नोटेड दैट पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन ओनली फॉरसीन, जो एक्सपेक्टेड, ठीक है, अनफॉरसीन is to be considered. Unforeseen obsolescence, it is generally result of natural calamities. Theft, accident is not considered a part of. Please यहाँ पर फिर से देखो, जो अनफॉर्सीन ऑब्सोलेंस है ये तो दिखता है कि 10 साल इसका लाइफ है, लेकिन कुछ अनफॉर्सीन हो सकता है, जैसे चोरी हो जाना, जैसे आप एक्सीडेंट हो जाना, इज नॉट कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ दैट सिचुएशन। शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट कि जो दिख रहा है, हाँ इसका लाइफ है 10 साल, 10 साल के बाद हम दोबारा से रिप्लेस करेंगे, ये दिख रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, 10 ईयर्स इसकी लाइफ है तो 10 साल तक हम अपना प्रोविजन करके रखते हैं और दोबारा से हम इसको रिप्लेस कर लेंगे, ये दिख रहा है सिचुएशन, तो दिस इज डेप्रिसिएशन। बट ये इस बीच में चोरी हो जाए, ये बातें तो हमें पहले से पता नहीं रहता है, दिस इज अनफॉर्चून सिचुएशन। और अगर ये चोरी हो जाए, हम इंश्योरेंस नहीं करवाए तो पूरा का पूरा लॉस, दिस इज नॉट डेप्रिसिएशन, दिस इज कॉल्ड कैपिटल लॉसेस। कोई कंफ्यूजन? फॉरसीन जो है, जो दिख रहा है, दैट इज डेप्रिसिएशन, जो अनफॉरसीन है, जो हमें दिख नहीं रहा है, दैट इज कैपिटल लॉस। लाइक यहाँ पर देखिए आप, थेफ्ट, एक्सीडेंट नॉट टू बी कंसीडर्ड ए पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, दे आर टर्म्ड एज कैपिटल लॉस। तो मेरे हिसाब से अब आपको डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में अंतर पता चल रहा होगा कि अगर सिचुएशन समझो, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेशन करके पूछता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो आप कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंसेस है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप रीड करेंगे सिचुएशन को तो पता चलेगा ये कैपिटल लॉस है या डेप्रिसिएशन। मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई सामान है, कोई एसेट मैं खरीदा और पता है मुझे इसका 5 साल लाइफ है, तो 5 साल तक हम उसके लिए प्रोविजन करके रखेंगे, तो 5वां साल में हम दोबारा से वैसा ही एसेट रिप्लेस कर लेंगे। लेकिन बीच में गायब हो जाएगा, ये मुझे पता था क्या, बीच में आग लग जाएगी, ये मुझे पता था क्या। तो अगर फॉरसीन है, दिख रहा है मुझे कि ये होने वाला है, तो दैट उससे जो वैल्यू की रिडक्शन होगी, उससे जो लॉस होगा, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप डेप्रिसिएशन की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन कुछ चीजें जो दिख नहीं रहा है, आग लग जाएगी, चोरी हो जाएगी, नेचुरल कोई क्लैमिटीज की वजह से ये बर्बाद हो जाएगा, ये बातें तो हमें पता नहीं है, तो उससे जो नुकसान होगा, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल लॉस। तो डिफरेंसेस आप ध्यान से देखा, इसमें क्या किताब में लिख रहा है, एक बार इसको पढ़ लेंगे, शायद आपको ये दोनों क्लियर हो जाए। डेप्रिसिएशन ध्यान से देखना एक बार, it refers to gradual fall in value of fixed asset due to normal wear and tear and obsolescence। ये दोनों वजह से अगर होगा, नॉर्मल वियर एंड टियर, कोई चीज हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके वैल्यू में कमी होता है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड अनफॉरसीन, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज अनफॉरसीन, मतलब पता नहीं है मुझे, अनफॉरसीन, अनएक्सपेक्टेड, ऑब्सोलेंस लाइक अर्थक्वेक, ये पता नहीं होता, थेफ्ट, चोरी हो जाएगा, ये पता नहीं होता, एक्सीडेंट, ये पता नहीं होता। कार का लाइफ है सपोज करो 20 ईयर, 10 लाख में हम खरीदे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि अगर 20 साल लाइफ है, 10 साल और 10 लाख में खरीदे हैं, तो पर ईयर उसकी वैल्यू में कमी होगी। 20 साल के बाद मुझे ऐसा कार लाना है तो मैं पैसा जमा करके रखूँ, लेकिन बीच में कार की एक्सीडेंट हो जाएगी और उससे वो पूरी तरह वेस्ट हो जाएगा, क्या ये पहले से पता होता है क्या? तो इससे जो लॉस हुआ, दिस इज कैपिटल लॉस, और जो हमें पता है कि 20 साल में धीरे धीरे यूज करने से वैल्यू में भी कमी होगी, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? तो देखो कितना क्लियर, इसमें फर्स्ट में लिखा है नॉर्मल वियर एंड टियर और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस से जो वैल्यू में कमी हुआ है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। लेकिन अनएक्सपेक्टेड, अनफॉर्चून जो कुछ रीजन है जिसके वैल्यू से हमारा लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछे, इट डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाई? बिकॉज वी नो व्हाट इट, ये हमारा तो खराब होना ही है और उसके बाद हमें खरीद के लाना ही है, और सीन है, दिखता है, अपने को पता है, हमारे हमारे प्लानिंग का पार्ट होता है ये डेप्रिसिएशन। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या कैपिटल लॉस प्लानिंग का पार्ट होता है? ये तो पता ही नहीं था, अर्थक्वेक आया, ये किसको पता?
अब ये देखिए इट अफेक्ट द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फर्म, क्योंकि पता ही नहीं था, अचानक लॉस आ गया। ठीक है, आप देखिए जनरली प्रोविजन इज मेड फॉर दिस एक्सपेक्टेड फॉल, हम लोग क्या करते हैं प्रोविजन कर लेते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ जिसके बारे में पता ही नहीं हो उसका प्रोविजन कर पाओगे? जनरली हम लोग हेल्थ के बारे में, हेल्थ के लिए प्रोविजन क्या करें पता ही नहीं चलता है, क्या पैसा करें नहीं करें, क्यों? क्योंकि ये पता नहीं है अपने को। हाँ ये पता है कि इतने दिन के बाद हमें ये काम करना है तो इसके लिए हम पहले से प्लानिंग करते हैं, लेकिन कुछ तबीयत खराब होना और ये सब पहले से थोड़ी लोगों को पता होता है। तो अगर आप कोई पहले से नहीं पता हो तो कोई भी प्रोविजन आप आसानी से तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये अनफॉर्सिंग नेचर का हो। तो प्रोविजन किस केस में होगा? जो दिखता है, और दिखता क्या है? डेप्रिसिएशन। लेकिन आप प्रोविजन जो अनफॉर्सिंग है, जैसे अर्थक्वेक, चोरी, आग लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये लोग पहले से पता नहीं होता। तो जिस चीज का हमें पहले से पता नहीं है उस चीज के लिए हम प्रोविजन कैसे करेंगे? तो कैपिटल लॉस के केस में प्रोविजन नहीं होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन के केस में प्रोविजन होगा। इज इट क्लियर? थोड़ा आप इसको कॉपी जरूर कर लो, ये अनफॉर्सीन और फॉर्सीन ये तो आपको क्लियर रहना ही चाहिए दिमाग में, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा पढ़ के कि वो कैपिटल लॉस है या डेप्रिसिएशन। यस, इंश्योरेंस करवाते हैं लेकिन नहीं, इंश, वो इंश्योरेंस करवाते हैं उसका, लेकिन अगर मान लो कि उसका प्रोविजन नहीं ना कर सकते कितना लॉस हुआ कितना होगा, तो वो तो जस्ट हम अपने लॉस को रिकवर करने के लिए कि अगर कोई लॉस हो गया तो रिकवर। लेकिन आपको शायद पता होगा एक इंश्योरेंस जो होता है वो कभी बेनिफिट नहीं होता, इवन कभी कभी आप 100% आपको क्लेम भी नहीं मिलता, एक प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलता, मतलब 100% नहीं मिलेगा तो कुछ पार्ट पीएनएल में आपका जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, आप कहाँ पर इंश्योरेंस, कितना आपका डैमेज है उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद आपको मिलेगा। कभी कभी 100%। तो इंश्योरेंस का लेकिन एवरेज क्लॉजेज होता है इंश्योरेंस में, ऐसा नहीं आप सोचो कि अगर आपका कार 50% डैमेज हुआ तो आपको 100% को क्लेम मिलेगा, 50 को उसी का आपको उसी का प्रोपोर्शनेट आपको मिलेगा। क्योंकि इंश्योरेंस कभी बेनिफिट का चीज नहीं होता, आपके लॉस को रिड्यूस करता है, कभी कभी लॉस को 100% भी करता है, बट आप प्रोविजन नहीं कर सकते। प्रोविजन मतलब आप खुद से पैसा जमा करना। हम्म, उस दिन हो सकता है उसकी वैल्यू अप हो जाए, ये बोल रही हो ना? वो कम भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। हाँ, तो एक एंटिसिपेटेड आपको वो पीरियड को लेना ही पड़ेगा। आप फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ी थी ना? नहीं पढ़ी हो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें सबसे पहले यही कंसीडर किया जाता है प्लानिंग करने से पहले, प्रोविजन करने से पहले एक्सपेक्टेड इंक्रीज कितना होने की संभावना, वो ट्रेंड को देख करके किया। जैसे आप अभी 5 लाख में कोई सामान लिए तो हो सकता है उस टाइम तक बढ़ करके उसका एक्सपेक्टेड ही लिया जा सकता है, एग्जैक्ट हो नहीं सकता है कि 10% इंक्रीमेंट होगा तो मान लो 5,50,000 के अकॉर्डिंग हम प्रोविजन करें, तो वो एग्जैक्ट फिगर तो होगा नहीं, वो तो आपका एक बजट का पार्ट होगा। एड ऑन करेगा मे भी आप ऐसा कुछ चीजें में आप देखो कि उसकी वैल्यू में रिड्यूस हो रही है। टेक्निकल चीजों की बात करो तो जो मोबाइल आज से 10 साल 2 साल 5 साल पहले 50,000 का था उसकी कीमत अभी 30,000। तो कंपटीशन बढ़ने से ये भी दिमाग में अपने फैक्टर रखना चाहिए कि मार्केट में अगर सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस डाउन भी होगा। ठीक है, तो दोनों चीजों को ध्यान में रख करके जो प्लानिंग करता है वो बजट करते वक्त दोनों बातों को, अगर अगर सप्लाई रिड्यूस हुआ ड्यू टू एनी रीजन तो फिर प्राइस अप होगा, लेकिन सप्लाई अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं प्राइस क्या होगा, कम। तो दोनों बातों को ध्यान में रख के एक एंटिसिपेटेड पीरियड लिया जाता होगा और उस पर जो है सो क्योंकि फ्यूचर का बात है तो कोई एक्यूरेटली तो कह नहीं सकता कि उसका प्राइस कम ही होगा या ज्यादा ही होगा, तो कहीं ना कहीं बजट है, प्लानिंग करते हैं हम फ्यूचर के बारे में। तो जनरली आप देखते होंगे जब हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ते थे तो वहां पर जिस वैल्यू पर हम खरीदे हैं ना उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम प्रोविजन क्रिएट करते थे कि हम ये मान के चलते थे कि 10 लाख का है और 5 साल के बाद होगा
तो एवरी ईयर 2-2 लाख रुपए का प्रोविजन में ट्रांसफर करेगा। और अब अगर वो सब बातें कंसीडर करके करेगा तो मे भी थोड़ा ज्यादा करेगा या थोड़ा कम। ओके, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में कोई कंफ्यूजन नहीं, बढ़े आगे। आ रही है बना तो इसको भी एक बार देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर इनकम। देखिए 4 तरह का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, ये आप पढ़े होंगे 9th-10th में भी। लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, 4 चीजों को मिला के ये 4 प्रोडक्शन का फैक्टर होता है। लैंड पे हम क्या देते हैं, रेंट। लेबर को क्या देते हैं, वेजेस। कैपिटल पर इंटरेस्ट और इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर टर्न्ड एज लैंड इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑल पर्सन हु परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। क्या बोल रहे हैं? हाँ 9th में था वो।